नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कुलदीप बिश्नोई, और जैसा कि उन्होंने कई दिन पहले ही साफ कर दिया था, दोपहर 12:30 बजे वो बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल होंगे उनके साथ। तो बड़ी और अहम खबर, कुलदीप बिश्नोई जो कि आदमपुर से विधायक थे, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया और अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कल ही उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 12:30 बजे का टाइम है जब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और यह पहले ही साफ कर दिया गया था कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। 2 तारीख को उनका एक ट्वीट था, उस ट्वीट के बाद यह साफ हो गया था कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और शाम तक उनका इस्तीफा जो था वो मंजूर कर लिया गया। और अब 12:30 बजे का टाइम है जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि उनकी मौजूदगी में रेणुका बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बीजेपी मुख्यालय में आपको बता दें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े नेता इस वक्त मौजूद रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई की अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय से एक गुटबाजी के तौर पर सामने आ रही थी, आपस में एक तकरार चल रही थी। अरुण कौशल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता दिल्ली से। अरुण, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कब तक औपचारिक तौर पर बीजेपी के हो जाएंगे कुलदीप बिश्नोई? देखिए 12:30 बजे जो है उनका जो बीजेपी में ज्वाइन करने का समय तय हुआ है कि पहले जो सुबह का समय था वो 10:10 था। किन्हीं कारणों से उस समय वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो 12:30 बजे का जो अब जो समय है वो निर्धारित किया गया है, जिस दौरान वो बीजेपी के बड़े जो लीडर हैं जैसे जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। कुछ ही देर में वो भी बीजेपी के हेड ऑफिस में होंगे और ओम प्रकाश धनखड़ जी उनकी मौजूदगी में वो बीजेपी का दामन थामेंगे। आज बीजेपी में ज्वाइन कर जाएंगे आज कुलदीप बिश्नोई जी। और अगर बात की जाए तो पहले तो समय भले ही उन्होंने अपने पास से दे दिया था, लेकिन अभी क्योंकि औपचारिक तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि आगे बढ़ाना होता है, तो 12:30 बजे का समय है। क्या माहौल है वहां पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस समय? सर 12:30 बजे उन्होंने ज्वाइन करना, मगर आप उनके समर्थकों का जो हजूम है वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं जो उनके समर्थन है कि जैसे मुख्यालय का दरवाजा खुलेगा तो कैसे न कैसे करके वो भी उस दौरान उस घड़ी मौजूद रहना चाहते हैं जिस वक्त वो बीजेपी में अपना ज्वाइन करने वाले हैं कुलदीप बिश्नोई। तो वो जो समय होगा का गवाह बनना चाहते हैं जो उनके जितने भी समर्थक हैं। आप देख सकते हैं कि उनके जो तमाम समर्थक हैं वो बीजेपी का झंडा लेकर यहाँ पहुंचे और बैनर्स हैं जिसपे आप देख सकते हैं कुलदीप बिश्नोई और उनके पुत्र हैं भव्य बिश्नोई, उनकी तस्वीर है, भजन लाल जी की तस्वीर है, मनोहर लाल खट्टर जी की तस्वीर है। तो इस तरीके के जो बैनर्स लेके भी कार्यकर्ता जो है उनके जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं। और बस से आपको बता दूं कि बसों में जो कार्यकर्ता है वो बसें भर भर के आ रही हैं इनकी कुलदीप बिश्नोई के समर्थक में। आप देख सकते हैं एक लाल कलर की जो बस है वो सामने खड़ी हुई जिसपे अभी इनके समर्थन आए हैं, उतरे हैं यहाँ पर। तो 12:30 बजे का जो समय है वो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए, तो कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही केसी भाटिया जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रोफेसर JS नैन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं केसी भाटिया जी से। केसी भाटिया जी, कल तक अगर बात करें तो तस्वीर कुछ और नजर आ रही थी। आपके तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं धोखा दिया है कुलदीप बिश्नोई ने और अब शायद उनका जनाधार वो नहीं रहेगा, लोगों का विश्वास वो नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो माहौल दिख रहा है दिल्ली मुख्यालय के बाहर वो कुछ और तस्वीर बयां कर रहा है। देखिए, ऐसे मौकों के ऊपर गैदरिंग इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं होती।
क्योंकि ये पुराने राजनीतिक परिवार से हैं, जी। तो लोगों का वो रहता है, थोड़ा बहुत पोलिंग रहती है। तो वो ऐसा नहीं है कि पूरे हरियाणा से हजूम कोई उमड़ के वहां आया है। तो आदमपुर के कुछ लोगों को, हिसार के कुछ लोगों को उन्होंने बसों में भर के लाए हैं जैसा बताया जा रहा है। जी। तो ऐसे में कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है जी। ये फर्क रहता है। एक तरफ सरकार है और उनको वेलकम कर रही है, लोगों को आइए। एक तरफ कांग्रेस के मुख्यालय में लोग जब इकट्ठे हो रहे थे थोड़े दिन पहले, तो उनको सड़कों पर रोक दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको अपने उस पे मुख्यालय के ऊपर, कांग्रेस भवन के ऊपर उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है। जी। कोई अगर 100, 200, 400 आदमी, 1000 आदमी भी इकट्ठा होता है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होती, ऐसे हुआ करता है। जी। चलिए, प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी, क्या कहेंगे? कुनबा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो भी जनाधार है कुलदीप बिश्नोई का, वो भी आपके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कुलदीप बिश्नोई को अपनी पार्टी के अंदर? देखिए, ऐसा है, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के एक बड़े नेता है। उनके पास एक बहुत बड़ी विरासत है। चौधरी भजन लाल 11 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र है कुलदीप बिश्नोई। और कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में नहीं, राजस्थान में भी प्रभाव रखते हैं। और ये बात कांग्रेसी मित्र भी बहुत बेहतर जानते हैं। कुलदीप बिश्नोई 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, 4 बार विधायक रहे। देखिए, कांग्रेस के मित्रों की बौखलाहट बड़ी अजीबोगरीब है। कहते हैं कि कुलदीप जी ने धोखा किया है। हुड्डा साहब ने कुलदीप बिश्नोई को कहा था कि आप कांग्रेस के चिन्ह पे चुनाव जीते थे, आप इस्तीफा दे दीजिए। कुलदीप जी ने इस्तीफा दे दिया। तो धोखे का सवाल कहां से आता है? लेकिन जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई का अपमान कांग्रेस में हुआ, स्वाभाविक है, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे राजनीतिक दल में नहीं रह सकता जहां पे उसको सम्मान ना मिले। अब यहाँ पे भाटिया जी ये कह रहे थे कि साहब इस तरह से भीड़ जुटाना तो बड़ा कॉमन है, उन्होंने हिसार से अपने क्षेत्र से लोग बुला लिए। साहब यही काम तो हुड्डा साहब करते रहे। दिल्ली में जब भी हुड्डा साहब ने रैली की तो रोहतक से लोगों को बुला लेते थे। तो कोई भी राजनेता करता है, हुड्डा साहब भी ऐसे ही करते रहे। तो कुलदीप बिश्नोई भी अगर अपने समर्थकों को लेके जाते हैं तो इसमें गलत क्या है? केवल जो बौखलाहट है, उस बौखलाहट में आधार रहित या यूं कहिए इस तरह की आलोचना ना कीजिए जो आलोचना मजाक का पात्र बन जाए। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपने कुलदीप बिश्नोई का अपमान किया। उस अपमान का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप अपना प्रवीण अत्रे जी, अपमान किया या सम्मान नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके ये तो बोझ बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अगर बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई को अपने ऊपर बोझ बताया जा रहा था और कह रहे हैं कि अब बोझ हल्का हो गया। नहीं, अगर ऐसा लगता है कांग्रेसी मित्रों को तो कुलदीप ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि हुड्डा साहब मेरे मुकाबले में आके चुनाव लड़ रहे हैं आदमपुर से। और चलिए, हुड्डा साहब नहीं लड़ना चाहते, कुलदीप जी के अगर सुपुत्र लड़ते हैं तो हुड्डा साहब अपने सुपुत्र को लड़वा दे। पता लग जाएगा कांग्रेस में बोझ कौन है। आपको 2019 का वो वाकई याद दिला देता हूँ। विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा साहब ने रोहतक में एक रैली की थी, अगर आपको याद होगा। जी जी, बिल्कुल। उस रैली में मंच से हुड्डा साहब ने ये कहा था कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। वही बात कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं। जी। अंतर क्या है बात में? जी। लेकिन हो ये रहा है कि हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी को अपनी जेब में डाल लिया। और यही कारण है, चाहे रणदीप जी की बात करें, चाहे किरण चौधरी जी की बात करें, शैलजा जी की बात करें, चाहे कुलदीप जी की बात करें, वो अपमानित महसूस करते हैं। अशोक तंवर जी की तो पिटाई करके निकाल दिया था इन्होंने। तो अगर किसी राजनीतिक दल में ऐसा व्यवहार किसी नेता से होगा तो स्वाभाविक वो पार्टी छोड़ेगा। ठीक है सर, आता हूं आपके पास। जेएस नैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जेएस नैन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नैन साहब, क्या लगता है आपको, अभी कुलदीप बिश्नोई के चश्मे से देखें तो राजनीति अब किस तरह की नजर आती है आपको? ऐसा है कि कुलदीप बिश्नोई जितनी बार भी जीते हैं पहले, वो आमतौर पर उनके पास एक बहुत बड़ी विरासत थी, उनके पिता की विरासत थी और उनके नाम से वो जीते थे। परंतु जहां तक कुलदीप बिश्नोई का अपना वो है, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वो चीफ मिनिस्टर से और प्रधान से कम तो बात ही नहीं करता। इस समय बीजेपी के साथ उनका समझौता हुआ था। ये था कि 45 सीटें दोनों लेंगे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है ना वो कुलदीप बिश्नोई बनेगा। जब बीजेपी की जो है ना पोजीशन अच्छी हो गई तो उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया, परंतु वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे और बीजेपी के साथ उनका समझौता जो है ना वो टूट गया। और अब कांग्रेस के साथ भी यही चीज हुई कि जब वो कांग्रेस में थे तो ये चाहते थे कि मुझे कांग्रेस का प्रधान बनाया जाए, जबकि कुलदीप बिश्नोई और भजन लाल जी में बड़ा फर्क है। भजन लाल जी का एक रुतबा था, वो जहां से भी इलेक्शन लड़ा, चाहे उन्होंने करनाल से लड़ा, चाहे उन्होंने फरीदाबाद से लड़ा, वो जीत जाते थे।
जी जी उनकी अपनी एक पोजीशन थी, परंतु कुलदीप बिश्नोई की वो पोजीशन नहीं, ना वो ज्यादा इंटरेस्ट देते, वो ज्यादा अपने बिजनेस में लगे रहते हैं और इस चीज में वो ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते, तो इसलिए उनकी वो पोजीशन नहीं है। वो जहां तक कांग्रेस की बात थी, कांग्रेस में वो ही चाहते थे कि मुझे कांग्रेस प्रधान बनाया जाए, इससे कम वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि मेरा ये मानना है कि थोड़ी बहुत वोटें तो होती हैं दूसरे हलकों में भी, परंतु इस समय वो सिर्फ आदमपुर तक ही सीमित हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर कहीं पर थोड़ी बहुत वोटें हैं, 100, 200, 500 वोटें कहीं पर होती हैं तो वो तो बात ठीक है, परंतु आदमपुर तक ही सीमित है। ऐसा नहीं सारे हरियाणा में उनका बड़ा इंफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली अपने पिताजी की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी में एक व्यक्ति अगर आ भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर समुद्र है उसमें अगर एक बूंद भी डल जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। बीजेपी को इतना कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ठीक है वो आते रहते हैं, पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, फिर जनहित कांग्रेस बनाई, अब फिर कांग्रेस में चले गए, अब फिर वो जो दोबारा बीजेपी में आए वो इस प्रकार की राजनीति शुरू से कर रहे हैं। और अब उनका मेन मकसद ये है कि अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से वो राजनीति में स्थापित करें। और यही कारण है कि उन्होंने कल भी स्टेटमेंट ये दी है कि मैं चाहता हूँ कि आदमपुर से मेरा बेटा जो है ना भव्य बिश्नोई जो है ना इलेक्शन लड़े, वो चाहते हैं उसको। ठीक है नैन साहब, आता हूँ क्योंकि कुछ हलचल देखने को मिल रही है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की। अगर बात की जाए तो वहां पर काफी हलचल है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए, लगातार अपडेट दे रहे हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट है? और वहां मौजूद लोगों से भी बात करिए क्योंकि उनके समर्थक वहां पहुंचे हैं, तो उनके किस तरह के रिएक्शन? जी आपको मैं दिखा दूं कि अभी समर्थकों का कुलदीप बिश्नोई के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो बहुत सारे समर्थक ऐसे हैं उनके जो बात करना चाह रहे हैं, अपनी भावनाएं बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो कुलदीप बिश्नोई को लेकर सोचते हैं। सर, आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, आप किस तरीके से देखते हैं उसको? कुलदीप बिश्नोई जी आने वाले समय में भारत के हरियाणा के उसमें क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में जितना भी विकास कार्य हुए थे, आज हमारा जो गुड़गांव का जो देख रहे हो, IMT मानेसर हो, गुड़गांव का जो आज एशिया के टॉप दिखा रहे हैं, चौधरी भजनलाल जी की देन है। उसके बाद चौधरी भजनलाल जी को कुलदीप बिश्नोई जी को नेतृत्व तो नहीं मिला, क्योंकि 2004-5 के में जो हमें 67 विधायक चुन के आए थे, तो चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री ना बना के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और भजनलाल जी ने अपने अलग पार्टी बनाई थी, और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने इन्होंने सदा कांग्रेस को डुबाने का काम किया है। जहां जहां उसका कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने चुनाव लड़ा, तो हमारे कुलदीप बिश्नोई जी को 6 विधायक तोड़ के अपने दूसरी योजना में इसको अपने सरकार के साथ किया, और उसके बाद इन्होंने 5 साल फिर चलाया। जबकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आज पूरा हरियाणा देख रहा है, अपने एक साफ छवि के नेता, आज युवा साथी जितने भी भजनलाल जी के पुराने साथी है, चौधरी कुलदीप पूरे 90 के 90 विधायक, उसके अलावा राजस्थान में भी कुलदीप बिश्नोई जी का वर्चस्व रहा है। और आने वाले टाइम में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में बढ़िया से बढ़िया कार्य होगा, और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का पूरा आश्वासन है पूरे हर तरह से, और सेंटर में भी बीजेपी सरकार बनेगी। ठीक है। तो सर, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जोश है अपने नेता को लेकर। आपको मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप कुलदीप बिश्नोई ने अभी हुड्डा जी को चैलेंज दिया है कि इस बार वो उनके बेटे को वहां पे उनके सामने आए और जीत के दिखाएं आदमपुर से, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस बात, क्योंकि क्या रहेगा अगर उपचुनाव होते हैं? तो हुड्डा साहब के लिए तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। कुलदीप जी पूरे हरियाणा के एक साफ छवि के नेता हैं, और कुलदीप बिश्नोई पहले भी जिंदाबाद थे और सदा जिंदाबाद रहेंगे। चलिए अरुण, आप बात करते रहिए क्योंकि एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनको ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते। प्रवीण अत्रे जी, आप जब प्रोफेसर नैन साहब बोल रहे थे तब आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद कुछ ऐसी बात है जो उनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उससे पहले मैं केसी भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा। केसी भाटिया जी, देखिए, चाहे एक कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, एक कार्यकर्ता भी अगर पार्टी से नाराज होकर जाता है तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है। और यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई तो अपने आप में एक ऐसा चेहरा रहे हैं जिनकी एक अच्छी पहचान रही है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। देखिए, कुलदीप बिश्नोई हो, चौधरी भजनलाल जी हो, 1972 से लेके 2019 तक 11 बार में से 8 बार कांग्रेस के टिकट पर वो कांग्रेस के MLA बने हैं। वो खाली एक बार जनता पार्टी से चौधरी भजनलाल जी बने थे, 2 बार ये इन्होंने जो हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल जी बनाई थी उससे वो जीते हैं। तो इसके अलावा कांग्रेस से ही उनको अगर कुछ कद उनका मिला है कुलदीप बिश्नोई जी को, तो कांग्रेस से ही मिला है वो।
बीजेपी में पहले भी शामिल हुए, कोई उनका कद बढ़ने के बजाय घटा था। अब दोबारा फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई फायदा होगा या कुलदीप बिश्नोई को कोई फायदा होगा। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है, भाटिया जी जो बात कह रहे हैं उस बात को मान भी सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा है, तो ये तथ्य है। लेकिन आप जब कुलदीप जी कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे थे, उस वक्त वो क्या बोल रहे थे वो सुनने वाला। वो ये कह रहे थे कि साहब ये पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है। वो कह रहे थे हमारा हाईकमान चापलूसों से घिरा हुआ है, चापलूसों के कहने पर निर्णय करता है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, हम लोग कांग्रेस से बने थे, लेकिन आज वो कांग्रेस नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? एक और चीज है जो नैन साहब यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, नैन साहब चौधरी भजनलाल और कुलदीप के गुणों की तुलना कर रहे हैं। क्योंकि चौधरी भजनलाल का ऑरा बहुत बड़ा था, कुलदीप का वैसा नहीं है। स्वाभाविक भी है, ऐसा होता भी नहीं है कि जैसा ऑरा पिता का हो वैसा ही पुत्र का हो, ये कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आज विषय ये है कि कुलदीप पार्टी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, कुलदीप भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है चर्चा का विषय होना चाहिए। ठीक है, भजनलाल साहब जी के साथ क्या किया था कांग्रेस ने 2005 में? कांग्रेस अध्यक्ष के होने के नाते उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 67 सीट जीती, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया भूपेंद्र हुड्डा साहब को। और इसी तकलीफ की वजह से भजनलाल जी को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, अपनी राजनीतिक अलग पार्टी बनानी पड़ी। तो जो व्यवहार चौधरी भजनलाल के साथ किया, वही व्यवहार कुलदीप जी के साथ हुआ, लगभग एक जैसा समानता है। तो ऐसे व्यवहार में जो निर्णय भजनलाल जी ने लिया था, लगभग वैसा निर्णय कुलदीप जी ने लिया। तो तुलना इस बात की होनी चाहिए कि कुलदीप जी ने कांग्रेस को छोड़ा क्यों। पिता पुत्र के गुणों की तुलना की जरूरत का समय नहीं है। हमें इस बात का है कि ऐसा कुलदीप जी ने क्यों किया, और वो कुलदीप जी स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक मंचों में बता चुके हैं। लेकिन प्रवीण जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है ना, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी, इसको आपको मानना होगा उनकी, और वो महत्वाकांक्षाएं लेकर अगर मान लीजिए वो आते हैं, बीजेपी में आ रहे हैं जिस तरह से, और जिस तरह से वो भव्य बिश्नोई को लेकर पहले ही बोल चुके हैं कि उनकी इच्छा ये है, वो बात अलग है कि पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या फिर जो उनकी इच्छाएं हैं, उनका कितना सम्मान रखा जाएगा, और शायद यही वजह थी कि वो कांग्रेस छोड़कर यहाँ आ रहे? देखिए, राजनीति जो भी व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो या बड़ नेता हो, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अंतर केवल ये होता है कि किसी राजनीतिक दल के अंदर विचारधारा को महत्व नहीं दिया जाता, और भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसमें विचारधारा महत्वपूर्ण है। इसलिए कुलदीप जी ने जो कहा उस पर ध्यान दीजिए कि वो चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है कि उनके पुत्र जो है वो एस्टैब्लिश हुए, लेकिन निर्णय पार्टी को करना है, और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति है, जिसको कुलदीप जी ने समझ लिया। नैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। नैन साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखें हम, कांग्रेस के अंदर कुछ ज्यादा ठीक ठाक लग नहीं रहा, नई टीम का गठन हुआ है तब से तो बहुत ज्यादा अप्रत्यक्ष तौर पर कह लीजिए, प्रत्यक्ष तौर पर कह लीजिए, दोनों ही तरह की चीजें सामने आई हैं और नाराजगी भी सामने आई है। ऐसे में लगता है आपको कि अभी बहुत सारी चीजें मानसिक तौर पर भी बदलने की जरूरत और जमीनी स्तर पर भी बदलने की जरूरत कांग्रेस के लिए, वरना आगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है? हाँ, कांग्रेस ऐसा है कि मेन चीज ये है कि कांग्रेस के लिए शुरू से ही इसमें गुटबाजी रही है, और अगर एक गुट को प्रधान बना दिया जाता है तो दूसरा गुट उसको अपोज करता है। जैसे अशोक तंवर जी को बनाया गया तो हुड्डा साहब ने उनका पूरा विरोध किया और उनको चुने नहीं दिया, बल्कि जो संगठन उन्होंने बंद नहीं। और उसके बावजूद शैलजा जी आई, शैलजा जी के साथ यही था कि शायद वो कामयाब हो जाए, परंतु फिर भी संगठन नहीं बन पाया और हुड्डा ग्रुप ने उसका विरोध किया। जी जी। अब कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा ग्रुप को यहाँ पर भेजा है कि उनको सारी पावर दे दी गई है कि आप देखिए और जैसे चला सकते हैं कांग्रेस को, आप चलाइए। परंतु अब भी गुटबाजी है, क्योंकि अपने सुरजेवाला जी हैं, वो उनका अलग ग्रुप है, अपने शैलजा जी अलग ग्रुप है, और किरण चौधरी जी का अलग ग्रुप है, और ये बिश्नोई जी जो चली गई तभी अपना एक ग्रुप था। तो कई गुट है, परंतु इतनी बड़ी पार्टी में मैंने ये देखी कि आमतौर पर होता है, और जब पार्टी पावर से बाहर होती है तब ये गुटबाजी ज्यादा होती है। बिल्कुल। जब पावर में आ जाती है पार्टी तो अपने आप ही गुटबाजी जो है तो वो दब जाती है। आप बीजेपी को देख लीजिए, राजी पावर में ना हो स्टेट में तो यहाँ पर भी गुटबाजी हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि सेंटर में जो ये पावर में नहीं थी, अपने अडवाणी जी थे, दूसरे थे, यहाँ पर भी गुटबाजी हो गई थी। तो आमतौर पर ये बड़ी क्लियर सी बात है कि जब भी कोई पार्टी पावर में नहीं होती उस समय गुटबाजी ज्यादा बढ़ती है। तो आप इससे ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि उदय भान जी को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, ये कामयाब होंगे नहीं होंगे ये तो समय बताएगा। जितना ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं ये भी समय बताएगा। परंतु इस समय हुड्डा साहब के सिवाय कांग्रेस में ऐसा कोई भी मजबूत नेता नहीं है कि जिसको पावर दी जा सके।
सब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित है। आप किरण चौधरी को देख लीजिए, वो सिर्फ जो उनका अपना हल्का है भिवानी में वहां तक सीमित है। चले गए हैं वो आदमपुर तक सीमित थे। सुरजेवाला जी को ले लीजिए, सुरजेवाला जी जींद से इलेक्शन लड़े थे, वहां से हार गए और कैथल से हार गए, तो वो भी कैथल में ही जो है ना यहाँ तक सीमित है, ज्यादा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कम से कम कई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सोनीपत है, झज्जर है, रोहतक है और कई डिस्ट्रिक्ट में उनका काफी प्रभाव है। तो गुटबाजी तो है, रहेगी अंत तक। और जब तक ये पावर में नहीं आएंगे तो तब तक ये गुटबाजी तो ऐसी चलती रहेगी। आप अगर हुड्डा साहब को हटाकर किसी और दूसरे व्यक्ति को अगर आप प्रधान बना देते हैं तो वहां पर गुटबाजी। ठीक है, अत्रे जी कुछ कहना चाहते हैं। जी अत्रे जी, प्रवीण अत्रे जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं नैन साहब की इस बात से भी तबाक नहीं रखता। नैन साहब जिस तरह से उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब कांग्रेस की एकमात्र मजबूत नेता है, यही प्रचार हुड्डा गुट के द्वारा लगातार किया जाता है। लेकिन जो तथ्य है वो इस बात की गवाही नहीं देते। तथ्य इससे एकदम उलट है। 2005 का चुनाव लड़ा था भजनलाल जी के नेतृत्व में, जब कांग्रेस ने 67 सीट जीती। ठीक है। 2009 का चुनाव जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़ा, सीटें घट के 40। उससे अगला 2014 का चुनाव हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़ा, सीटें घट के 15 रह गई। तो हुड्डा साहब ने तो जब तक हुड्डा साहब को फुल पावर मिली, कांग्रेस घटती चली गई है, तब से इस बात की गवाही दे रहे हैं। लेकिन रोहतक से बाहर नहीं निकल पाए। 10 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल अगर आप देखें, हुड्डा साहब ओल्ड डिस्ट्रिक्ट रोहतक से बाहर नहीं निकले और आज भी वही स्थिति है। तो ये कहना कि हुड्डा साहब एकमात्र मजबूत नेता है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, इस बात का प्रचार खूब होता है, हुड्डा गुट के द्वारा खूब प्रचार होता है, दूसरे नेताओं को दरकिनार किया जाता है, लेकिन तथ्य इसके उलट। ठीक है, केसी भाटिया जी क्या कहेंगे? जी, पहली तो बात यह है, ये कह रहे थे कि भी कुलदीप बिश्नोई जी नाराज थे, उनको एक तरफ कर दिया गया पार्टी के द्वारा, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। ये रिजाइन करने से पहले राज्यसभा के इलेक्शन से पहले जो पीछे हुआ है जी, अपने बिश्नोई कह रहे थे मुझे पार्टी का प्रधान बना, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का। वो हाईकमान ने उसको नहीं बनाया, तो उनके कंडक्ट को देख के उसको नहीं बनाया, क्योंकि पहले ही आगे दिखा रहे थे। तो हाईकमान ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी कि इस तरह के आदमी को, ओवर एम्बिशियस आदमी को पार्टी बनाया जाए, और ना ही पूरे हरियाणा की फॉलोइंग उनके साथ थी। और उदय भान जी को चुना गया। उदय भान जी को अच्छे आदमी है और वो पार्टी का संगठन को बनाने जा रहे हैं। थोड़े दिन में ही आपके सामने मजबूत संगठन आए। और यहाँ तक बात है इनकी कि भाई पार्टी में गुटबाजी, बार बार गुटबाजी, मेरी तो ही गुटबाजी तो है कि 40 आदमियों में से 20 एक तरफ है, 5 एक तरफ, 10 एक तरफ है, उसको तो गुटबाजी कहते हैं। अगर कोई नेता, किसी बड़े नेता का, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी हमारे सम्मानित बड़े नेता हैं, हमारी शैलजा जी हमारी प्रधान रही हैं, सेंटर में मिनिस्टर रही हैं, हमारी बड़ी नेता हैं, और किरण चौधरी जी हमारे एमएलए हैं, बड़ी नेता हैं, बड़े राजनीतिक विचार से हैं। ये सब जो है ना हमारे सम्मानित नेता हैं। व्यक्तिगत विचार हर आदमी को रखने का अधिकार है। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, अगर कोई विचार रखता है तो उसके ऊपर एक्शन लेने वाली बात नहीं है। बीजेपी के खिलाफ कोई बोल के दिखाए तो एक, अगर कांग्रेस में अगर नेतृत्व के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका स्वागत किया जाता है, उसको सुधारने, अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। प्रवीण नेत्री जी, समय की कमी है मेरे पास और एक लाइन में बात खत्म करूंगा, एक लाइन में बात खत्म कर देता हूँ। देखिए, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। अभी इन्होंने चिंतन शिविर किया था, क्या वजह थी सुरजेवाला नहीं आए, क्या वजह थी शैलजा नहीं आई, क्या वजह थी किरण चौधरी नहीं आई, क्या वजह थी कैप्टन अजय यादव नहीं आए, और क्या वजह थी आपके 3 कार्यकारी अध्यक्ष नहीं आए, और विवेक बंसल को भी न्योता नहीं दिया गया था, ऐसी भी खबरें आई थी। न्योता नहीं दिया आपने। अब गुटबाजी किसको कहते हैं भाई? क्या कोई भाषा होती है गुटबाजी? देखिए उसका हमारे अत्रे जी आपको इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों ने, सभी नेताओं ने जो नहीं आ सके उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्यों नहीं आ सके। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, कुलदीप बिश्नोई जी को संभालिए, वो हम देख रहे हैं, लेकिन मित्र हमें आपकी भी चिंता है। चलिए हमारी पार्टी की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है अत्रे जी। ठीक है, नैन साहब चिंता तो कर सकते हैं ना भाटिया जी। ठीक है सर, ठीक है, नैन साहब के पास आना चाहूंगा। नैन साहब, मैं एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाह रहा था कि अभी मौजूदा तरीके से जो चीजें चल रही हैं कांग्रेस के अंदर, और आपने भी आप बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस किस तरीके से ये गुटबाजी जो है उभर कर आती रही है और ये दिखती भी है, लेकिन अभी आपको क्या लगता है, ऐसे में स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है पार्टी को? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई हो या फिर और जिस तरह से हम बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहें तो उन्होंने भी एक लंबी फहरिस्त गिरा दी है कि कांग्रेस के ये लोग भी, अब इन लोगों की भी बारी है।
ऐसा सबसे मेन चीज ये है कि गुटबाजी तो रहेगी, इसमें कोई बात नहीं कि गुटबाजी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में गुटबाजी, आजकल एक परिवार में गुटबाजी होती है, तो गुटबाजी तो रहेगी। परंतु अब जरूरत इस चीज की है कि जब इनको ये काम सौंपा गया है उदय भान जी को, इनको संगठन रहना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी का संगठन नहीं है वो पावर में आना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और वर्कर ही नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी जिले में चली जाए वहां आपको वर्कर नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये कि इनको संगठन बनाना चाहिए। पार्टी में जो गुटबाजी है वो रहेगी, इसको भी ऐसा करके यानी मेजोरिटी के साथ उन लोगों को साथ लगाना चाहिए, ताकि उनको भी महसूस हो कि ये पार्टी केवल एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि सबकी पार्टी की, सब लोगों की ये है। तो ये तरीका, अदरवाइज तो आप किसी और को बना दोगे प्रधान, और तब भी गुटबाजी रहेगी, ये तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, परंतु इनको अपना संगठन मजबूत करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 तारीख तक बोला भी है, खुद उदय भान जी ने बोला है कि वो 20 अगस्त तक कोशिश कर रहे हैं कि उनका संगठन एक तरह से पूरी तरह से बन जाए और मजबूती के तौर पर उभर कर सामने आए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण अत्रे जी, बहुत शुक्रिया आपका केसी भाटिया जी, और नैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अरुण कौशल भी हमारे साथ जुड़े, दिल्ली से हमारे संवाददाता, उन्होंने बताया किस तरह का माहौल है। और माहौल की अगर बात की जाए तो माहौल वाकई में वहां पर जो समर्थक हैं कुलदीप बिश्नोई को पहुंच चुके हैं। अब से बस थोड़ी देर की अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई औपचारिक तौर पर अब बीजेपी के हो जाएंगे। इसके बाद राजनीतिक तौर पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर परिदृश्य किस तरह का होगा, यह भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज।